हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य सोहम मदनकर, BAMS MD इन काय चिकित्सा। आज हम इस लेक्चर में चरक संहिता का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो और आगे जाके हम सूत्रस्थान का एक रफ रोड मैप यानी उसका इंडेक्स बोल सकते हैं, उसकी पढ़ाई हम करेंगे। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी संहिता या कोई भी बुक है उसको जब पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें उसका इंडेक्स देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडेक्स देखने के बाद में हमें वो बुक का नेचर, उसमें क्या कहा गया है, वो क्या उसमें लेखक या जो संहिताकार है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और वो बुक की जर्नी कैसे रन होती है और किन किन विषयों का उसमें समावेश किया गया है, ये एक उसके बारे में एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में आ जाती है। और जब स्टार्टिंग से हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो आइडिया हमारे माइंड में होने के कारण क्या होता है कि हम स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट है उनको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। या जब हम लास्ट इसमें लास्ट का पोर्शन देखते हैं कि अबे ये वाला सब्जेक्ट, ये जो बातें बताई है ये आगे जाके ऐसी कनेक्ट होंगी, ऐसा एक ब्रॉड विजन हमारा एक तैयार होता है। और वो बुक में जो कंटेंट है उसकी थोड़ी सी रफ जानकारी या होने के वजह से हम वो आगे के पोर्शन को हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और थोड़ा और डीपली उसको समझने की कोशिश हम करते जाते हैं। तो ये हमारा ये स्टडी में उसका एक फ़ायदा होता है, वो डेफिनेटली आपको दिखेगा और इस वजह से ही हमने ये लेक्चर डिज़ाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चरक संहिता का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे चरक संहिता, ये हमें पता ही है कि हम चरक संहिता ये काय चिकित्सा का श्रेष्ठ ग्रंथ, श्रेष्ठ संहिता इसको बोला गया है। पर इसमें और भी बातें बताई गई है। काय चिकित्सा यानी हम चिकित्सा कंसिडर करते हैं और बाकी के स्थानों को हम उतना निग्लेक्ट करते हैं। तो ये संहिता का अर्थ ही ऐसा है कि संहिता में जो पूरी जानकारी दी हुई है, जो पूरे स्थान आगे जाके हम देखेंगे कि चरक संहिता में क्या क्या इंक्लूडेशन है, कि कौन से पैरामीटर्स है और कौन से स्थान है, ऐसा देखेंगे। तो जब वो स्थान की हम पढ़ाई करेंगे तब उसका अर्थ यही है कि हर एक स्थान क्लिनिकल है, हर एक स्थान को वो क्लिनिकल नज़रिए से हम पढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिस में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही बैक ऑफ माइंड में रख के हमें ये संहिता पढ़नी है कि संहिता ये पूरी की पूरी क्लिनिकल है, इसकी हर एक चीज़ हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थॉट रख के हम हर एक चीज़ को देखेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे तो वो समझने में आसान होगा और हम उसको व्यवहारिकता में कन्वर्ट कर सकेंगे बहुत अच्छे से। तो चरक संहिता, चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र भी कहा गया है। तो क्योंकि अग्निवेश जो आचार्य है उन्होंने इसकी राइटिंग की है, ये चरक संहिता को लिखा है, तो अग्निवेश ने लिखा हुआ तंत्र यानी चरक संहिता, इसलिए उसे अग्निवेश तंत्र भी कहते हैं। एक्चुअली चरक संहिता एक बृहत्रयी है। बृहत्रयी यानी बड़ा ग्रंथ, उसमें बहुत सारे विषयों का बारे में जानकारी इंक्लूड की है और ऐसा एक ग्रंथ उसे बृहत्रयी कहा गया है। तो बृहत्रयी ये 3 है, उसमें से एक चरक संहिता है, एक सुश्रुत संहिता है और एक वाग्भट संहिता है। वाग्भट संहिता में अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इनका उसमें समावेश किया गया है। और उसके अपोजिट लघुत्रयी भी होती है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि लघुत्रयी यानी जो छोटी संहिता है वो उसको लघुत्रयी कहा गया है। तो लघुत्रयी में माधव निदान,
शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश, इन तीनों का समावेश होता है। तो चरक संहिता की उत्पत्ति कैसे हुई, या ये आयुर्वेद जब उत्पत्ति हुआ है तभी सब आयुर्वेद बताया गया है, पर उसको फिर वो ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे हम आगे जाके आयुर्वेद अवतार में देखेंगे कि अलौकिक यानी दैविक परंपरा एक है ट्रांसफ़र होने की, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ वो आयुर्वेद ट्रांसफ़र हुआ, उसने दूसरों को बताया, ऐसी वो परंपरा आगे में चलती है। तो उसमें दैविक परंपरा एक है और एक लौकिक परंपरा, यानी अलौकिक यानी उसको दैविक बोला है, और एक लौकिक परंपरा है। दैविक परंपरा ये देवलोगों की परंपरा एक समझ सकते हैं, जो इंद्र के टाइम पे आके वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद में जो ऋषि मुनि जो पृथ्वी तला पे जो आयुर्वेद लाने की जिन्होंने लाया, और वहाँ से वो आयुर्वेद पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र हुआ, वो एक लौकिक परंपरा है। तो उसमें से लौकिक परंपरा में से जो आचार्य आत्रेय पुनर्वसु है, उनको यहाँ पे उपदेष्टा कहा गया है। चरक संहिता का उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु जी को कहा गया है। उपदेष्टा यानी उन्होंने निर्देश किया, उन्होंने बताया। तो जैसे उनको एक्सपोंडर भी कह सकते हैं। तो एक्सपोंडर यानी टू गिव ए डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, ऐसा। तो आत्रेय पुनर्वसु को उपदेष्टा कहा गया है। उसके बाद अग्निवेश, क्योंकि चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र कहा गया है, तो अग्निवेश को तंत्रकर्ता कहा गया है। तंत्रकर्ता यानी तंत्र का निर्माण करता, यानी अग्निवेश आचार्य ने जो आत्रेय पुनर्वसु ने निर्देश किया यानी बताया, उसको अग्निवेश ने लिख के उसके नोट्स बना के, ऐसा बोल सकते हैं कि नोट्स बना के चरक संहिता को एक रूप दिया, एक ग्रंथ का रूप दिया, इसलिए उनको तंत्रकर्ता कहा गया है। और प्रणेता यानी जैसा कंपोज़र, ये उसको हम कह सकते हैं कंपोज़र, यानी जैसा म्यूज़िक को कंपोज करता है, वो एक साउंड नोट है उसको ऐड करता है, फिर उसको अरेंज करता है वो साउंड नोट्स को, और लास्ट में जाके एक ब्यूटीफुल सॉन्ग तैयार होता है। उसी तरह जो आत्रेय पुनर्वसु ने जो आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी है, उनको उनकी रचना करने का काम, कौन सी बातें कहाँ रखने का, कौन सा स्थान पहले, कौन सा स्थान बाद में, ये ऐसी एक रचना करने का काम अग्निवेश जी ने किया हुआ है, और वो संहिता कंप्लीट की है। इसलिए ही मुझे लगता है कि चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र भी कहा गया है, नहीं तो आत्रेय पुनर्वसु तंत्र भी कह सकते थे। पर ये जो उसको अरेंज करने का काम है, इम्पोर्टेंट जो उसका सहभाग है, वो अग्निवेश जी ने दिया है इसमें, इसलिए उनको चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र कहते हैं। उसके बाद में जो अग्निवेश जी ने वो जो लिखी वाली संहिता थी, यानी अग्निवेश, इस अभी देखो नीचे में आया है कि प्रति संस्कर्ता ये चरक है, यानी ये चरक संहिता का जो पुराना वर्जन था उसको अग्निवेश तंत्र जी ने लिखा था, और उसको अग्निवेश तंत्र कहा जाता था जब तक चरक आचार्य की एंट्री नहीं हुई। जब चरक आचार्य की एंट्री हुई तो चरक संहिता ने चरक आचार्य ने उस अग्निवेश तंत्र पे संस्कार किए, यानी उसमें कुछ त्रुटि होंगी, या उनको और लगा होगा कि ये जो जानकारी यहाँ पे है इसको यहाँ पे होना चाहिए, या उन्होंने कुछ और स्थान उसमें ऐड किए होंगे। ऐसा एक उस पर संस्करण किया, उसको शुद्ध करने का काम किया, ऐसा एक बोल सकते हैं, उसको रीअरेंज किया। तो इसीलिए चरक को प्रति संस्कर्ता कहते हैं।
उसको भाष्यकार भी बोला जाता है कि एक लिखा हुआ ग्रंथ है, उसको कोई इंटरप्रेट करता है तो वो अपने हिसाब से वो ग्रंथ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना शुरू करता है। तब वो नहीं देखता कि ये पहले दिया है, इसको ऐसे ही बताया जाए। उसको जो लगता है, जो बातें उसको कहनी होती है, वो संहिता में से चुन चुन के एक बेटर वर्जन उसका सुनाता है या बताता है। उसी भाष्यकार की तरह चरक ने अग्निवेश जो तंत्र था पुराना, उस पे संस्कार करके जो आगे की संहिता तैयार हुई, फिर उसको चरक संहिता, यहाँ से उसको चरक संहिता बोला गया है। इसके पहले अग्निवेश तंत्र था। चरक की एंट्री होने के बाद उनके संस्कार करने के बाद में चरक संहिता उसे कहा गया। और आगे में जाके कहा गया है कि संपूर्ण कर्ता ये दृढ़बल आचार्य है। तो संपूर्ण कर्ता यानी क्या कि रिकंस्ट्रक्टर। तो रिकंस्ट्रक्टर यानी क्या है कि ये दृढ़बल आचार्यों को आगे में लगा कि जो संहिता है, जो चरक संहिता अभी अवेलेबल है या उनके टाइम में जो अवेलेबल थी, उनको उसमें कुछ त्रुटियाँ दिखी। यानी त्रुटियाँ यानी वो उनको लगा कि ये कुछ अपूरा है, कुछ अधूरा है। तो इसलिए उन्होंने संपूर्ण करने का काम किया है, वो संहिता को पूरा करने का काम किया है, चरक संहिता को। आज जो हम संहिता अपने टाइम में जो पढ़ रहे हैं या हमारे पास जो है, वो दृढ़बल आचार्य ने उसका संपूर्ण करके जो संहिता अवेलेबल थी वो संहिता आज हम पढ़ रहे हैं। तो दृढ़बल आचार्य ने चरक संहिता में क्या संपूर्ण किया होगा, क्या योगदान दिया होगा? तो उन्होंने विमान स्थान में 12 अध्याय, सिद्धि स्थान में 12 अध्याय और चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय, ऐसे कुल मिला के 41 अध्यायों को उसमें जोड़ा और जोड़ के वो चरक संहिता को पूरा किया, यानी पूर्णत्व उसको प्राप्त कर दिया। नहीं तो वो जो चरक संहिता थी वो समय तक अधूरी जान पड़ती थी। इसलिए दृढ़बल आचार्य की एंट्री हुई, दृढ़बल आचार्यों ने उसका संपूर्ण किया। तो ऐसे तरीके से जो हमें आज जो संहिता पढ़ने को मिल रही है, वो ये सब परंपरा से या ये पाथवे से गुजरी हुई संहिता है। और हमें अब जो है उसका बेटर वर्जन ही बोल सकते हैं जो हमारे पास है। तो ऐसा है। तो इससे पता चलता है कि उपद्वेष्टा ये आत्रेय पुनर्वसु है, तंत्रकर्ता अग्निवेश है, प्रतिसंस्कर्ता चरकाचार्य है और संपूर्णकर्ता ये दृढ़बलाचार्य है। आगे में देखते हैं। तो पूरी चरक संहिता ये 8 स्थानों में उसका डिवाइड की हुई है। 8 स्थानों में उसका विभाजन किया हुआ है। तो उसमें 8 स्थानों में कुल मिला के पूरी टोटल 120 अध्यायों का समावेश है। तो उसका डिवीज़न हम देखते हैं कि सबसे पहला सूत्र स्थान को श्लोक स्थान कहा गया है और उसमें 30 अध्याय पूरी है। निदान स्थान उसमें 8 अध्याय है। विमान स्थान उसको मान स्थान कहा गया है या उसको मान यानी परिमाण, यानी एक काउंटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। वो जब हम वो स्थान देखेंगे तब उसकी जानकारी मिलेंगी। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि विमान स्थान यानी उसको मान स्थान कहा गया है। मान स्थान यानी
परिमाण वहाँ पे उसका अर्थ है। तो विमान स्थान में 8 अध्यायों का समावेश है। उसके बाद में शारीर स्थान को आश्रय स्थान कहा गया है, उसमें 8 अध्यायों का समावेश है। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान कहा गया है, उसमें 12 अध्यायों का समावेश है। और चिकित्सा स्थान में उसको औषध स्थान कहा गया है, उसमें कुल 30 अध्यायों का समावेश है। कल्प स्थान, उसको विकल्प स्थान भी कहा गया है, उसमें 12 अध्यायों का समावेश है। सिद्धि स्थान में भी 12 अध्यायों का समावेश है। तो जो अग्निवेश की जो चरक की प्रतिसंस्करण की हुई चरक संहिता थी, उसमें जो द्रुडभल आचार्य ने इंद्रिय स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्याय और चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय को इंक्लूड किया है। कुल मिला के 41 चैप्टर्स, 120 में से 41 चैप्टर्स जो है वो द्रुडभल आचार्य ने उसका संपूर्ण किया है। ये हमें बात पता चल गई है। तो इस वे से ये 8 स्थानों में चरक संहिता डिवाइड की गई है। तो हमको जब भी पढ़ना है तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, ऐसे ही वैसे वो संहिता पढ़नी है। और इसको देख के हमें पता भी चलता है कि पहले सूत्र स्थान में ऐसी बातें बताई गई है वगैरह, और बाद में चिकित्सा स्थान आया है, कल्प स्थान आया है, बाद में सिद्धि स्थान आया है। क्योंकि इन आचार्यों ने जो अभी स्टडी होती है, पेशेंट्स लेते हैं, उसका डाटा रहता है, ऐसी ही स्टडी एविडेंस बेस्ड साइंस जो बोलते हैं, वो उन्होंने वो टाइम पे एविडेंस बेस्ड स्टडी करके ही ये संहिता में जानकारी फीड की है। और इसलिए ही वो, क्योंकि ये आयुर्वेद वो दिव्य दृष्टि से प्राप्त हुआ है, तो उसमें कि हर एक चीज़ का एक मीनिंग है। उसको वही लॉजिक से जब भी आप चरक संहिता पढ़ोगे या हम आगे भी पढ़ेंगे, उसको हर एक बात को उसको क्वेश्चनिंग करना है। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद हमें वो आंसर पता चलते हैं कि ये क्यों, इसको आटी स्थान, सूत्र स्थान, निदान स्थान ऐसे ही नाम क्यों दिए। हर एक बात को आप जब क्वेश्चन करते जाओगे तो उसमें से हमें आंसर मिलते जाएंगे, और हम और वो संहिता से कनेक्ट होते जाएंगे, और उसमें दी हुई जानकारी और जो भी कंसेप्ट है हमें अच्छे से पता चलेंगे, उनकी व्यवहारिकता हमें अच्छे से पता चल सकेंगी। तो इसी तरह इस चरक संहिता का डिवीज़न है। तो अब हम यहाँ से समझते हैं, ये डायग्राम से एक बात और एक कंसेप्ट सामने आता है कि तो अब हम ये डायग्राम से कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक सर, एक 2 हाथ 2 पैर, ऐसी कुछ इमेज हमें दिख रही है। और उसमें सर को सूत्र स्थान की उपाधि दी है, एक हाथ को निदान स्थान की, एक हाथ को कल्प स्थान की, और एक पैर को चिकित्सा स्थान और एक पैर को निदान स्थान, ऐसी उपाधि इस डायग्राम में हमको प्रतीत होती है। तो जो सूत्र स्थान है उसको शीर की उपाधि दी गई है। तो सूत्र स्थान ये ऐसा स्थान है कि उसको श्लोक स्थान कहा गया है।
तो श्लोक स्थान यानी उसमें ऐसे रहस्यपूर्ण श्लोक है, या उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि सिद्धांत दिए हुए, यानी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत ये हमें सूत्र स्थान से पता चलते हैं। यानी बेसिक जो आयुर्वेद के सिद्धांत है वो सूत्र स्थान में दिए गए हैं, इसलिए उसको सिर की उपमा दी गई है। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए कि सूत्र स्थान के 30वें अध्याय के 45वें श्लोक में श्लोक स्थान समुदिष्टम तंत्र शास्य शिर शुभम, यानी वहाँ पे जो आगे का पूरा श्लोक के मीनिंग ऐसा है कि जो सूत्र स्थान के पूरे 30 अध्याय है वो हर एक अध्याय का अपना एक वैशिष्ट्य है। हर एक अध्याय में ऐसे सिद्धांत बताया गया है कि वो जानकारी के ऊपर ही सूत्र स्थान को एक इम्पोर्टेंस क्रिएट होता है, एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो इसीलिए उसको श्लोक स्थान कहा है और उसको शेर की उपाधि दी है। क्योंकि जो हमारा मनुष्य जीवन भी है उसमें शीर जो है उसको एक इम्पोर्टेंट है, वो हमारा शरीर का एक मेन और एक वैल्यूएबल ऑर्गन या भाग जो बोल सकते हैं वो है। तो उसी तरह उसका इम्पोर्टेंस जितना है उतना ही सूत्रस्थान का इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको यहाँ पे उपाधि दी है कि शीर शुभम, यानी श्लोक स्थान, यानी सूत्र स्थान ये तंत्र शास्त्र, यानी ये तंत्र का, ये संहिता का शीर शुभम है कि ये शीर शोभता है। तो ऐसा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो उसका ये है कि स्थानम एत सिद्ध, स्थानम एत सिद्ध, स्थानम एत सिद्ध तंत्रस्य रहस्य परम उत्तमम, यानी ये चिकित्सा स्थान के बारे में बोला है कि चिकित्सा स्थान ये एक ऐसा स्थान है कि जिसमें जो चिकित्सा बताई गई है, जिसमें जो व्याधि बताए गए हैं, जो नाम से व्याधि बताया गए हैं, उनके बारे में तो पूरी जानकारी दी हुई है, पर जो व्याधियों का नाम इसमें नहीं आया है, जैसे आमवात, हम प्रैक्टिकली बाहर में आमवात के लिए आयुर्वेद के पास आना ट्रीटमेंट लेने पेशेंट का, ऐसा एक ऐसा वर्ग देखते हैं कि आमवात की चिकित्सा आयुर्वेद से ही अच्छी होती है। पर आप जब चरक संहिता ओपन करके देखोगे तो चिकित्सा स्थान में आमवात का नाम भी नहीं है, अध्याय भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जब आगे जाके चरक जी सिद्धि स्थान में जब पूरी संहिता खत्म होती है तब लास्ट श्लोक में वो ये कहते हैं कि यत इह अस्ति तत अन्यत्र, यत इह अस्ति तत अन्यत्र, यत न इह अस्ति न तत क्वचित। यानी इसका जो मीनिंग है चरक आचार्य ने ऐसा बोला है, जिसको द्रुडबल ने संपूर्ण किया है। सिद्धिस्थान के 17 अध्याय जो है, सिद्धिस्थान के जो 12 अध्याय है उसको द्रुडबल ने संपूर्ण किए, पर उन्होंने ऐसा कहा है यहाँ पे कि ये संहिता में, चरक संहिता में जो भी विषय है वो जो बाकी संहिताओं में जो विषय आए हैं वो चरक संहिताओं में विषय है, पर जो विषय यानी इसका ये कह सकते हैं कि जो ये संहिता में, चरक संहिता में जो बातें बताई गई है वो अन्य संहिताओं में भी बताई गई है, पर जो बातें चरक संहिता में नहीं है वैसी बातें आपको बाहर के कोई भी और संहिता में या बुक में देखने को नहीं मिलेंगी। यानी जो भी है वो सारी चीज़ें, सारे डिसीज़ और सारे जो चिकित्सा है उसका समावेश चरक
संहिता में से ही आपको उपलब्ध होगा, अन्य कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई संहिता उसका नॉलेज नहीं है। आप वो वैसे चरक संहिता को देखते हैं तो सब बातें आपको चरक संहिता में ही सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, ऐसा चरक आचार्य ने कह दिया है। तो इसीलिए ही उन्होंने ये चिकित्सा स्थान को रहस्य बोला है। ये रहस्य स्थान क्यों है? क्योंकि इसमें हर एक जो 30 अध्याय दिए उसमें ही पूरी चिकित्सा आ गई है। जैसा आम बात है उसका नाम नहीं है, उसके नाम का अध्याय वहाँ पे दिया नहीं है, पर हम गृहिणी चिकित्सा, अर्श चिकित्सा, ये सब इनके चिकित्साओं को, ये व्याधियों के चिकित्साओं को जब सखोल से पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे भी आमवाद की चिकित्सा दी है। वात व्याधि जो अध्याय है, चिकित्सा अध्याय, वहाँ से भी हम कुछ कंसेप्ट उठा सकते हैं। जो सूत्र स्थान में कुछ बातें दी है वहाँ से भी हम बातें उठा के आमवाद की चिकित्सा को लगा सकते हैं। तो ऐसा ये एक रहस्य स्थान है और वो उत्तम है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इसलिए ही ये शरीर का एक अवयव जो है, इस शरीर को खड़ा करने का काम जो है वो चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान करते हैं, क्योंकि ये उसके पैर की उपाधि दी है। शरीर को संभालने का, पूरा कंट्रोल करने का काम जो है वो शिर करता है, इसलिए सूत्र स्थान को शिर की उपाधि दी है। और कल्पस्थान और निदान स्थान ये पूरक स्थान है। हाथ हमें काम करने की मुभा देते हैं और वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसमें से एक भी स्थान अगर नहीं रहता तो ये शरीर का, जैसे हाथ नहीं है तो शरीर में कुछ कमी है वहाँ, ऐसा एक प्रतीत होता है। उसी तरह के तरीके से इसमें एक भी स्थान नहीं रहता है तो वो चीज़ खलती है, तो ये पूरे स्थान मिला के संपूर्ण संहिता सुशोभित दिखती है। और संपूर्ण संहिता में वो जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से हमको मिलती है, यानी चरक संहिता हमें संपूर्ण वैद्य बनने के काबिल बनाती है। ये इससे प्रूव हो जाता है। तो आगे हम जो संहिता पढ़ेंगे तो ये संहिता का ऐसे 3 ये भागों में विभाजित किए हुए ऐसा हमें प्रतीत चलता है हर बार संहिता के अगर पूरे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको अगर ब्रॉड बेस से उसको डिवाइड किया जाए तो ये 3 भागों में डिवाइड होती हुई हमें दिखती है। इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो 3 नेचर से हमें मिल रही है, ऐसा एक प्रतीत होता है कि जैसे धातु साम्य रूपी प्रयोजन, ये प्रयोजन यानी उद्देश्य ये संहिता का क्या है, ये 3 स्थितियां संभावित है। प्रयोजन में ये 3 स्थितियां संभावित है। कौन सी? तो प्राकृत धातुओं को प्राकृत रखने का विज्ञान, जो स्वास्थ्य विभाजन, स्वस्थ वृत्त हम उसे बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाजन यानी वेलनेस, यानी आयुर्वेद का जो प्रयोजन बोला है, स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, उसमें के एक प्रयोजन जो है वेलनेस, स्वास्थ्य विज्ञान, प्राकृत धातुओं को प्राकृत रखने का विज्ञान, ये एक प्रयोजन ये संहिता के थ्रू पूरा होता है, संहिता पूरी करती है, ऐसा बोल सकते हैं हम। दूसरा, प्राकृत धातु विकृत कैसे होते हैं यह विज्ञान, यानी रोग निदान,
रोग निदान यानी उसको हम पैथोलॉजी बोल सकते हैं। यानी धातु विकृत कैसे होते हैं, धातु विकृत होते हैं यानी एक रोग की परिस्थिति, व्याधि की परिस्थिति बन रही है और वो जाके व्याधि करके इस्टेब्लिश हो रहा है। तो उसकी शुरुआत कैसे हो रही है, कैसे धातु विकृत हो रहे हैं और कैसे जाके व्याधि इस्टेब्लिश हो रहा है, उसका यह विज्ञान है। उसको हम रोग निदान, तो रोग निदान जब कहते हैं तो उसमें डायग्नोसिस ये बात आ जाती है कि हम उसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि व्याधि उत्पन्न हुआ है तो उसको डायग्नोसिस करो, कौन सी जो है उसकी पैरामीटर्स उसको चेक करो और वो व्याधि को लेबल करो। और उसके बाद में ये बात हो जाने के बाद में संहिता का तीसरा प्रयोजन जो है वो विकृत धातु को प्राकृत कैसे बनाया जा सकता है, यह विज्ञान यानी चिकित्सा, काय चिकित्सा। चरक संहिता ये काय चिकित्सा का श्रेष्ठ ग्रंथ बोला गया है, यानी ट्रीटमेंट। यानी धातु तो विकृत हो गए हैं, व्याधि इस्टेब्लिश हो गया है, तो हमें व्याधि की चिकित्सा करनी है, यानी धातु जो विकृत हुए हैं उनको प्राकृत करना है, वो आहार के माध्यम से और औषधि के माध्यम से भी। तो यह जो विज्ञान है, तो चरक संहिता का जो प्रयोजन है वो 3 प्रयोजनों को पूरी करती है। स्वस्थ रखने का विज्ञान, मनुष्य को स्वस्थ रखने का विज्ञान, रोग होता है तो उसका निदान करने का विज्ञान और चिकित्सा करने का विज्ञान। ये तीनों प्रयोजन, यानी जो बोल रहा था ना मैं कि ब्रॉड वे से इसको समझो, तो चरक संहिता किसके लिए है, तो ये तीनों बातें आपको मिलेंगी। अगर आपको स्वस्थ रहने के उपाय पता करने हैं, किसी चीज़ का प्रिवेंशन, प्रिकॉशन या हेल्थी लाइफ, हमें रोगी नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको उसकी स्टडी करना है, चरक संहिता उठाओ। आपको रोग के बारे में पता करना है, रोग की पैथोलॉजी कैसे क्रिएट हुई, रोग की संप्राप्ति कैसे बनी और उसके डायग्नोसिस का क्या क्राइटेरिया है, ये इसके पता करना है, तो चरक संहिता ओपन करो, चरक संहिता पढ़ो। और व्याधि आ गया है, व्याधि पता चल गया है आपको, उसकी ट्रीटमेंट आपको चिकित्सा ढूंढनी है, तो चरक संहिता ओपन करो। ये सब बातें चरक संहिता में ही आपको मिल सकती है, इस वजह से ही इसको पढ़ना है, इसीलिए चरक संहिता इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम सूत्रस्थान के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसकी ओवरऑल जो आइडिया है कि सूत्रस्थान में क्या है, क्योंकि चरक संहिता को शुरुआत करने का जो पहला स्थान है वो सूत्रस्थान है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, आगे के लेक्चर से हम सूत्रस्थान का जो पहला अध्याय है उसको पढ़ना शुरुआत करेंगे। तो सूत्रस्थान यानी श्लोकस्थान। इसमें श्लोकस्थान यानी श्लोक का भंडार है, ऐसा बोल सकते हैं, पर जो भंडार है वो वैल्यूएबल श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक है, आपके दैनंदिन जीवन में काम आने वाले श्लोक है। और ऐसे भी श्लोक है कि उसमें ही चिकित्सा डिपेंड करती है। एक उत्कृष्ट वैद्य जब बनता है ना, उत्कृष्ट वैद्य किसको बोलते हैं, कि अगर उसके पास पेशेंट आ गया, रुग्ण आ गया, उसने उसका डायग्नोसिस अच्छा हो गया, उसने ट्रीटमेंट दिया और तुरंत उसका उपशय हुआ, या जो भी टाइम लगना है वो व्याधि के संप्राप्ति के अनुसार जीर्ण है या नव है, पर उसका जो उपशय मिलेगा वो परमानेंट रहेगा,
या वो व्याधि पूरी तरीके से उपशयित होगा, व्याधि से उपशय आपको मिलेगा। ऐसी जो एश्योरिटी देने वाला जो चिकित्सक है उसको, या वैसा चिकित्सक हमें बनना है, तो ये सूत्रस्थान को कंठस्थ करना पड़ेगा या वही प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। कि ठीक है आपको श्लोक नहीं लर्न हो रहे हो, पर वो प्रैक्टिकल बातें आपको पता रहनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल, वो संहिता में जो दिए हुए श्लोक है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, ये इम्पोर्टेंट है। तो सूत्रस्थान ये 7 चतुष्क और संग्रह द्वय यानी 2 संग्रहित अध्याय और 7 चतुष्क इनसे बना हुआ है। तो चतुष्क यानी चतुष्पाद, यानी 4 अध्यायों का इन्होंने ग्रुप किया है और एक 4 अध्याय के ग्रुप को उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया है। तो ये 7 चतुष्कों को याद रखने की टेक्निक ये है कि जैसे ये एक उसका कोड है, तो इसका यानी है भेषज चतुष्क, स्किप कर देना। तो अब हम सूत्रस्थान के बारे में पढ़ेंगे। सूत्रस्थान का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो आगे के लेक्चर में जब हम सूत्रस्थान का पहला अध्याय जब शुरुआत करेंगे तो आपको बैकअप माइंड आपके वो जो इंट्रोडक्शन में बताया हुआ नॉलेज रहेगा वो चलेगा, तो उसको आप कनेक्ट कर सकेंगे, हर एक बात को वो अप्रोच के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। तो सूत्रस्थान ये 7 चतुष्क और संग्रह द्वय यानी 2 संग्रहित अध्याय और ये 7 चतुष्कों के मिलके ये सूत्रस्थान के जो पूरे टोटल 30 अध्याय है वो बने हैं। तो ये 7 चतुष्क यानी क्या है कि चतुष्पाद, यानी 4 अध्यायों का इन्होंने ग्रुप बनाए हैं। हर एक चतुष्पाद में 4 अध्याय है, ऐसे 7 चतुष्पाद इन्होंने बनाए हैं। तो उनको याद रखने की टेक्निक ऐसी है।
ये एक कोड है बसन क्रिया करके। तो पहला चतुष्क भेषज चतुष्क, दूसरा चतुष्क स्वस्थ चतुष्क, तीसरा चतुष्क निर्देश चतुष्क, चौथा चतुष्क कल्पना चतुष्क, पांचवा चतुष्क रोग चतुष्क, छठवा योजना चतुष्क और सातवां है अन्नपान चतुष्क। ऐसा ये 7 चतुष्कों का डिवीज़न है और हर एक चतुष्क में 4 अध्याय। तो ऐसे मिला के 7 × 4 = 28 अध्याय और ये संग्रहित 2 अध्याय, कुल मिला के 30 अध्याय। ऐसे 30 अध्यायों का डिवीज़न या इस वे से ये सूत्रस्थान की निर्मिति की गई है। तो यहाँ पे चरक सूत्रस्थान के पहले अध्याय के 53वें श्लोक में ही एक सूत्रस्थान का प्रयोजन दिया है। आयुर्वेद का प्रयोजन तो हमने देख लिया, पर सूत्रस्थान का प्रयोजन यहाँ पे दिया है कि धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम, यानी ये तंत्र का प्रयोजन ये है कि धातु साम्य करना। वो हम चरक सूत्रस्थान का प्रयोजन बोल सकते हैं, अल्टीमेटली वो चरक संहिता का भी प्रयोजन हो जाता है, वो आयुर्वेद का भी प्रयोजन बन जाता है। तो इसमें से जो भी दिया है, जो सूत्रस्थान में जो भी इंफॉर्मेशन दी है या वहाँ पे जो बातें बताई है, वो धातुओं को साम्य करने की बातें बताई गई है। धातु साम्य रहेंगे तो आपका आरोग्य रहेगा। तो जैसे जो डेफिनेशन है कैसी है कि धातु वैषम्य यानी ये रोग की अवस्था हो गई, और धातु साम्य रहता है तो वो स्वस्थ रोग व्यक्ति की अवस्था हो गई। तो यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं ये डायग्राम में कि एक तरफ धातु साम्य है और एक तरफ धातु वैषम्य है। अभी ओवरऑल जब स्टार्ट करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके धातु साम्य अवस्था में रहेंगे। तो निर्देश चतुष्क जो है उसमें जो 4 अध्याय दिए हैं, तो उसमें जो निर्देशित की हुई बातें हैं उनके विपरीत अगर मनुष्य प्राणी कुछ करने लगा, कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी बोल रहा है, या जो सूत्र दिए है, जो एक लाइफ जीने के जो सिद्धांत दिए हैं उसके विपरीत अगर आदमी करते रहा तो धातु साम्यता हट जाएंगी, धातु वैषम्य आने लगेगा। रोग चतुष्क में जो दिया है तो वो रोग क्रिएट होने लगेंगे, रोग की अवस्था उत्पन्न होंगी। और उसके बाद में अन्नपान या स्वस्थ चतुष्क या अन्नपान चतुष्क में भी जो बातें दी है, इनका उस तरीके से जो हितकारक अहितकारक वहाँ पे बताया गया है। तो जो अगर अहितकारक बातों का अतिसेवन हो रहा है तो धातु साम्यता हट जाएंगी और धातु वैषम्य निर्माण होगा, और फिर ये धातु वैषम्य की स्थिति निर्माण होती है। धातु वैषम्य निर्माण होता है तो फिर आता है भेषज चतुष्क, जो पहला चतुष्क है। उसमें औषधि यह बताई गई है कि धातु वैषम्य हो रहा है यानी रोग उत्पत्ति हो रही है, तो वो रोगों को शमन करने के लिए या वो धातुओं को जो भी कंडीशन हो रही है उस कंडीशन को टैकल करने के लिए औषधि बताई गई है, तो उस औषधि का चयन करना। उसके बाद में योजना चतुष्क, यानी योजना चतुष्क में जो क्रियाएं बताई गई है उनका उपयोग करना। और कल्पना चतुष्क, यानी जो कल्पना चतुष्क में जो अध्याय है उनके जो पढ़ाई करके, यानी उसका जो इम्पोर्टेंस है कल्पनाओं का,
तो जैसे संशोधन के कर्म हो गए या वो उनका भेषज चिकित्सा और बाद में पंचकर्म भी बोल सकते हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली। तो उनका कैसे क्या योजना करना है, उसको योजना करके धातु साम्यता कैसे प्रस्थापित करना है। तो ये 7 चतुष्कों, 7 जो चतुष्क है उनका अरेंजमेंट उसके लिए ही दिया है। तो यानी आप अगर धातु वैषम्य होता है तो ये चतुष्कों से ऐसा आप पढ़ाई करके या जानकारी निकाल के धातु साम्यता कर सकते हैं। और एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी यानी क्या है कि धातु वैषम्य हुआ है तो ये जो धातु साम्यता है वो कैसी बिगड़ी बा, धातु वैषम्य तरफ कैसे गए, वो देखने के लिए ऐसी एक आप रेट्रोस्पेक्टिव भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह कंप्लीट होता है। और नीचे में दिया है स्वस्थ विशेष, अन्नपान विशेष, स्वस्थ सामान्य, अन्नपान सामान्य। तो जो स्वस्थ चतुष्क है, अन्नपान चतुष्क है, इसमें जो विशेष बातें बताई गई है उनका समावेश भी यानी उन्होंने कहा है कि स्वस्थ चतुष्क और अन्नपान चतुष्क में कुछ विशेष सामान्य विशेष जो सिद्धांत आएंगे आगे में हम जो पढ़ेंगे। काय चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है सामान्य विशेष सिद्धांत, जब चिकित्सा करते समय वो उपयोग में लाना पड़ता है। तो इसमें से स्वस्थ और अन्नपान चतुष्क से जो विशेष है बातें, सामान्य और विशेष, सामान्यम वृद्धि कारणम, ऐसा एक बोला है कि समान से यानी रक्त कमी है, रक्त बढ़ाना है तो रक्त की बस्ती भी बताई गई, सुश्रुत आचार्य ने बताई गई। स्निग्धता कम हुई है तो स्निग्धता बढ़ानी है तो मृदु द्रव्य या स्निग्ध द्रव्य। शुक्र बढ़ाना है तो दूध, शुक्र के समान जो दूध प्रतीत है उसको उसका सेवन करना है तो शुक्र बढ़ता है। मांस धातु का क्षय हो गया है तो मांस रस पियो या मांस रस का उपयोग करो तो मांस की वृद्धि होगी, यानी समान से समान की वृद्धि। तो वो कंसेप्ट से यहाँ पे ये जो स्वस्थ और अन्नपान चतुष्क है उसका डिवीजन सामान्य और विशेष, ये हिसाब से हम उसका डिवीजन करके रख सकते हैं पढ़ते समय। यानी जब हमें चिकित्सा के प्रिंसिपल में सामान्य चिकित्सा का प्रिंसिपल यूज करना है तो वो रेफरेंस से यूज करना है, और विशेष चिकित्सा का प्रिंसिपल यूज करना है तो वो बातें हमें वहाँ पे जोड़नी है। तो इस वे से ये सूत्रस्थान की एक निर्मित है। तो जो हमने 7 चतुष्क, तो ये सूत्रस्थान की रचना ही चतुष्पाद शैली में की गई है। 4 अध्यायों का सेट बनाया हुआ है। तो वो हम पढ़ेंगे कि यानी ये एक तरह का चरक सूत्रस्थान का इंडेक्स ही है। तो जो पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, उसमें दीर्घांजीवितीय अध्याय। तो ये अध्याय में आयुर्वेदावतरण, त्रिस्कंद और छठ पदार्थ, उसके बाद में जो ऐसी बातें बताई गई है कि आप अपने आयुष्य को कैसे दीर्घ बना सकते हैं, वो बातें वहाँ पे बताई गई है। 3 दोषों के बारे में बताया गया है। तो ये सब बातें दीर्घजीवितीय अध्याय में इंक्लूड की गई है। उसके बाद आता है कि भेषज यानी औषध, यहाँ पे बेसिक बातें बताई गई है दीर्घजीवितीय अध्याय में। तो उसके बाद में अपामार्ग तंदुलीय अध्याय, अपामार्ग तंदुलीय अध्याय ऐसा नाम दिया है उसको। तंदुलीय यानी उसका जो भूस निकला हुआ जो दाना है
बीज यानी बी उसका उपयोग करना है करके इसमें अपामार्ग तंदुलीय अध्याय यानी उसको ही नाम से दिया गया है। और उसके फिर ये अपामार्ग तंदुलीय अध्याय में 28 यवागु 28 यवागुओं का वर्णन किया है और यवागु पेया इनका वर्णन किया गया है। आगे में जो तीसरा अध्याय है आयुर्वेदीय अध्याय है। इसमें भी संशोधन के लिए जो बातें उपयुक्त है उसका उसमें समावेश है। षड्विरेचन शत आश्रितीय अध्याय षड्विरेचन शत आश्रितीय अध्याय यानी वमन विरेचन के बारे में जो बातें बताई गई है उसका इसमें। तो ये ऐसा पूरा मिला के ये भेषज चतुष्क हो गया है। भेषज चतुष्क पूरा होता है। उसके बाद में आता है स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क में मात्राशीतीय अध्याय जो 5th नंबर का अध्याय है वो मात्राशीतीय अध्याय है। तो उसमें हित आहार अहित आहार के बारे में बताया गया है। स्वस्थ वृत्त के बारे में बताया गया है। दिनचर्या का उसमें बातें दिनचर्या जो अपनी दिनचर्या होती है रूटीन कैसा होना चाहिए सवेरे उठने के बाद में रात में सोते तक जो पूरी दिनचर्या है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद में तस्याशीतीय अध्याय है। उसमें ऋतुचर्या का अवलंब कैसा करना है। ऋतुचर्या ऋतु जब बदलती है ट्रांजिशन होता है तो उसमें कैसे अपने ट्रांजिशन करना है कैसे आहार सेवन करना है कैसे सब उसका नियोजन करना है वो ऋतु में वो बातें वहाँ पे बताई गई है। और सबसे मेन यानी न वेगान धारणीय अध्याय यानी यहाँ पे जो अधारणीय वेग है उनको धारण करने से क्या बातें या कौन सी लक्षणें उत्पन्न होती है और उसकी चिकित्सा क्या कर सकते हैं ये सब बातें इस अध्याय में आई है। उसके बाद 8वां अध्याय है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। इसमें सद्वृत्त के बारे में बताया है। सद्वृत्त यानी डिसिप्लिन लाइफ। सद्वृत्त यानी डिसिप्लिन लाइफ। तो डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने जीवन में कैसे कैसी बातों को अच्छी बातों को इम्प्लीमेंटेशन करना है कैसे सिद्धांत डेवलप करके उस पर हमें एक जीवन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। वो पूरी लाइफ की एक नींव वो इस अध्याय से पता चलती है। उसके बाद आता है निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क में खुड्डक चतुष्पाद अध्याय ये 9वां अध्याय बताया गया है 9। उसमें वैद्य औषध परिचारक और रोगी ये जो चतुष्पाद है इनके बारे में बताया है। इनके गुण के बारे में गुणों को यानी वैद्य कैसा होना चाहिए औषध कैसी होनी चाहिए परिचारक इन सब बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। महाचतुष्पाद 10वां अध्याय है महाचतुष्पाद अध्याय। उसमें सुख साध्य कुछ कृच्छ साध्य याप्य और असाध्य रोगों के बारे में बताया गया है। त्रिऐषणाय अध्याय त्रिऐषणीय अध्याय यानी त्रिऐषणाय यानी 3 इच्छाएं ऐषणाय यानी इच्छाएं जो 3 इच्छाएं वो चैप्टर में देखेंगे। 4 प्रमाण आप्तोपदेश आप्तोपदेश अनुमान उपमान और युक्ति प्रमाण। युक्ति प्रमाण ये चरक आचार्य की वैशिष्ट है। युक्ति प्रमाण ये चरक आचार्य ने बताया है और ये बहुत ही
प्रीसियस बात बताई उन्होंने कि जो भी बातें हम यहाँ पे बताई है, जो भी ट्रीटमेंट बताई है, जो भी अम, द्रव्य बताए हैं, उनका अगर युक्तिपूर्वक आप उपयोग करते हैं, यानी एक चिकित्सा एक अध्याय में बताई है, पर उसका युक्ति से हम दूसरे व्याधि में कैसा वो द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया है कि चिकित्सक ये उसने युक्तिपूर्व चिकित्सा करने वाला चिकित्सक ही श्रेष्ठ है। अपनी बुद्धि से जो भी चीज़ें हैं उसके आजू बाजू में उनको लेकर वो चिकित्सा करता है और वो फलदायी होती है, तो वो चिकित्सक युक्तिज्ञ चिकित्सक यही श्रेष्ठ चिकित्सक है, ऐसा वो बताते हैं। तो 4 प्रमाण और त्रयोपस्तंभ, त्रिविध रोग और त्रिविध औषध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। निर्देश चतुष्क का एक मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है वात कलाकली अध्याय। जैसा वात के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है कि वात क्या क्या है, वो बाहर के सृष्टि में भी उसका एग्जिस्टेंस क्या है और हमारे शरीर में भी उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका कितनी इम्पोर्टेंट वैल्यू है, वो ये अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो वात कलाकली अध्याय ये बेस्ट अध्याय है सूत्रस्थान का। फिर लगता है कल्पना चतुष्क। कल्पना चतुष्क में जैसे मैंने बोला ये है कि पंचकर्म से रिलेटेड, जैसे स्नेह अध्याय यानी स्नेहन विधि, उसका अनहर्य अर्ह और अहर्य ऐसा एक बोलते हैं, यानी किसको स्नेह ये योग्य है, किसको अयोग्य है, स्नेह के योग्य पुरुष अयोग्य पुरुष, ऐसी बातें इसमें बताई है। और उसके लिए लगने वाले द्रव्य, इनका उल्लेख यहाँ पे आया है। स्वेद अध्याय और उपकल्पनीय यानी वमन विरेचन के बारे में बताया गया है। चिकित्सा प्राभुतीय अध्याय, उसमें संशोधन, अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग और स्वभाव परमवाद का सिद्धांत उसमें बताया गया है। आगे में आता है रोग चतुष्क। रोग चतुष्क में 17वां अध्याय है कियंत शिरसीय अध्याय। तो शिरसीय अध्याय यानी इसमें 5 शिरोरोग, 5 हृदरोग, ओज, मधुमेह, 7 पीड़िका और विद्रदी, इसके बारे में जानकारी आई है। यानी चतुष्कम का नाम ही है रोग, तो इनमें रोगों के बारे में यानी ये सब रोगों का रहस्य, इसलिए वो बातें बताइए कि ये हमने बताया है, पर आप उसको ब्रॉड वे से समझो कि इसकी आगे की स्टेज क्या हो सकती है, या इसको जिस वे से बताया है उसकी पीछे की थॉट प्रोसेस हमें समझनी है। तो एक्सप्लोरेशन प्रैक्टिकल वे, उसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस एक्सप्लोर होगा। तो वो हम जब वो अध्याय आएगा तब उसको हम वैसे पढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है सूत्रस्थान है तो इसमें सिद्धांत ही बताए, रोगों के बारे में बताए और शॉर्ट में चिकित्सा भी बताई है उन्होंने, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। आगे में त्रिशोतीय अध्याय ये आया है, यहाँ पे संख्या संप्राप्ति के बारे में अच्छे से बताया गया है। अष्टोदरीय अध्याय, इसमें रोगों के भेद, कौन कौन से क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन होता है वो बताया गया है। 20वां अध्याय है महारोगाध्याय, यानी वात के 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोगों का उल्लेख इसमें आया है। तो ऐसा उन्होंने प्रीसियस डिवीजन करके दिया है। तो हमें जो होता है कि ये व्याधि है तो दोष कौन से है, तो दोष पहचानने के लिए उसका जो नेचर है
उसके जो गुण बताए गए हैं, लक्षण बताए गए, वहाँ से ही हमें दोष पहचान। पर ये दोष है, यानी ये व्याधि है, तो ये 80 प्रकार के वात रोग जो उसमें जो रोग का नाम आए हैं, तो हमें वैसे भी पता चल जाता है कि इसका प्रमुख दोष वात हो सकता है। तो बैकअप माइंड ये सब चलती रहनी चाहिए ये बातें, इसलिए सूत्र स्थान को ऐसे पढ़ते हैं तो इसका 101% डेफिनेटली यूज़ हमें चिकित्सा में या हमारी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में होने वाला है। उसके बाद आता है योजना चतुष्क। तो वहाँ पे अष्टनिंदितीय अध्याय है, जो अष्टनिंदित पुरुष है, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति क्रूश, अति कृष्ण, अति गौर, इस तरह से जो 8 प्रकार के निंदित पुरुषों का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। लंघन बृहनीय अध्याय, यानी लंघन और बृहन यानी संतर्पण और अपतर्पण का जो एक सिद्धांत है, जो चिकित्सा सिद्धांत है, वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर किया है। संतर्पणीय अध्याय, ये लंघन बृहनीय अध्याय यानी ये अपतर्पणीय अध्याय करके ये कंसिडर किया जाता है। ये संतर्पणीय अध्याय। विधि शोणितीय अध्याय, शोणित यानी रक्त, यहाँ पे रक्तमोक्षण के बारे में जानकारी आई है, रक्तवाही शिराओं के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ऐसा ये अध्याय है। उसके बाद आता है अन्नपान चतुष्क। अन्नपान चतुष्क में यज्ञ पुरुषियो अध्याय, इसमें संभाषा परिषद का उल्लेख किया गया है। ये संभाषा परिषद हुई है, संभाषा परिषद यानी कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं हम। तो ये एक उस जमाने में भी जो बाकी के स्पेशलिस्ट ऋषि थे, तो उनकी कॉन्फ्रेंस होती थी, वो साथ मिलके ये बातें सोचते थे, डिस्कस करते थे। इसलिए ये साइंस को एविडेंस बेस्ड साइंस बोला गया है, कि ऐसे ही नहीं लिखा गया है। सब बातें डिस्कस करके, जो अभी के इसमें बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है और नए फिर एक्सपेरिमेंट या नई उनकी स्टडीज़ पब्लिश होती है, वैसी स्टडी पहले भी होती थी, पहले भी पब्लिश होती थी। तो उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ दिखता है कि संभाषा परिषद ये कि यहाँ पे हुई है। वो संभाषा परिषद किसके बारे में हुई है? आत्मा, इंद्रिय, मन, इनसे जो युक्त पुरुष है उसका वर्णन करने के लिए आप अपने थॉट्स, जिसको जो आचार्य की जैसी स्टडी है, जिसके जैसे मत है, जिसको जैसा एक्सपीरियंस आया है, वो सब ये उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस है। फिर आत्रेय भद्र का पीओ अध्याय में और एक संभाषा परिषद यानी कॉन्फ्रेंस हुई है। वो किसके बारे में होती है? रस, वीर्य, विपाक और विरुद्ध आहार, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और वो डिस्कशन होके फिल्टर होके वो मैटर रस, वीर्य, विपाक का यहाँ पे आया है। उसके बाद में अन्नपान विधि अध्याय, इसमें आहार वर्ग के बारे में, कौन सा अहित है, कौन सा हितकर है, इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। और आहार जो वर्ग है, शाक वर्ग, शिबी वर्ग, दुग्ध वर्ग, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमें ये अध्याय से पता चल जाती है। और फिर विधि अशित पीतीय अध्याय, इसमें भी हितकर आहार बताया गया है, जो बताया है, और कौन सा श्रेष्ठ है वो बताया गया है। यहाँ पे भी हितकर आहार विहार का यानी हितकर अहितकर आहार का उल्लेख आया है। और धातुगत रोग और उनकी चिकित्साओं का वर्णन यहाँ पे आया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र, ये 7 सप्त धातुओं के रोग और उनकी चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे आया है। आगे जाके संग्रह द्वय, जो संग्रहित 2 अध्याय है, जिसमें संग्रहण यानी
कलेक्शन किया गया है, हर एक बात का वहाँ पे कलेक्शन दिखता है आपको। तो ऐसे जो अध्याय है 10 प्राणायतनीय अध्याय, यानी 10 जो प्राणायतन है, यानी हमारे बॉडी में जो 10 मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स बोल सकते हैं कि उनका उसके बारे में वहाँ पे उल्लेख और उसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन ये चैप्टर में बताया गया है, लेसन में, अध्याय में। और सबसे लास्ट अर्थे दश महामूलीय अध्याय। इस अध्याय में हृदय का वर्णन किया गया है, धमनी, स्त्रोतस, सीरा, इसका वर्णन आता है, और स्थानों के अध्यायों का संग्रह, यानी पूरे जो थ्रू आउट चरक संहिता में जो स्थान देखे हमने, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, सिद्धि स्थान, इनमें कितने कितने चैप्टर है, कितने कितने अध्याय है, जो हमने पहले टेबल देखा था कि सिद्धि स्थान में 12, विमान स्थान में जो अध्याय है, फिर निदान स्थान में जो अध्याय है, चिकित्सा स्थान में अध्याय, उनकी जो संख्या है वो पूरी वो स्थानों के अध्यायों का संग्रह करने का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये अध्याय में हमें मिलती है। तो इस तरीके से ये चतुष्पाद शैली में सूत्रस्थान, चरक सूत्रस्थान का निर्मिति यहाँ पे दी है। तो अब हमें कैसा क्या हो गया कि चरक सूत्रस्थान का इंडेक्स पता चल गया, हमें पता चल गया कि चरक सूत्रस्थान में ये सारी बातें दी गई है। तो हम अभी जब पढ़ना शुरू करेंगे तब कोई भी बात हम पहले पढ़ेंगे तो बैक ऑफ माइंड में पता चलेगा, अरे ये यहाँ पे जो हेतु दिया है या अन्नपान, हमने पहले रोग चतुष्क पढ़ लिए, तो रोग चतुष्क में ये रोग दिया है, तो अन्नपान चतुष्क में या जो अन्नपान चतुष्क में हित अहित कर आहार विहार जो बताया है विधि अशित पिति अध्याय में, या वहाँ पे श्रेष्ठ द्रव्य भी बताए हैं, कौन से आदि में क्या श्रेष्ठ है, तो अरे ये रोग है उसको श्रेष्ठ द्रव्य, यानी तभी के तभी हमें एक प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी पता चल जाती है। हम वहीं से ही फर्स्ट अध्याय से ही वैद्य बनना शुरू करते हैं। जब मैं पढ़ने के लिए मेरे सर के पास था तो उन्होंने, हमें तो क्वेश्चन नहीं उत्पन्न हुआ था, पर उन्होंने हमें बताया था कि मुझे क्वेश्चन डेवलप हुआ था कि जैसे वाग्भट संहिता पढ़ते हैं तो वाग्भट संहिता में 11-12 चैप्टर पढ़ने के बाद में, यानी 12 चैप्टर के पास वहाँ से ही क्लिनिकल नॉलेज, फिर औषधि का उल्लेख आया है। पर ये चरक संहिता ऐसी है कि इन्होंने दूसरे तीसरे चैप्टर में, यानी पहला ही चतुष्क औषध चतुष्क बता दिया है कि हम एंट्री करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें फर्स्ट ईयर में तो एनाटॉमी यानी शरीर रचना, क्रिया, शरीर, उसकी इंट्रोडक्शन करने के लिए ये शास्त्र का इंट्रोडक्शन, ये ह्यूमन बीइंग के शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये पता चलने के लिए हमको फर्स्ट ईयर के जैसा कोर्स डिज़ाइन किया है। पर चरक इतना श्रेष्ठ है और चरक ने पहले ही इसमें रोग चतुष्क बता दिया है बोलते हैं, तो ये कैसे क्या? तो सर बोलते हैं कि जैसे भी देखो प्रैक्टिकली कि हम जब हमारी जब एडमिशन होती है, राउंड्स लगते हैं, एडमिशन होती है और डॉक्टर के कोर्स को आते हैं, BMS है, MBBS है, कोई भी, तब घर वालों का और रिलेटिव्स का, हमारे फ्रेंड्स लोगों का एक अलग अप्रोच हो जाता है। वो हम फर्स्ट ईयर में रहते हैं, हम ऐसे विषय पढ़ते रहते हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये डॉक्टर बन रहा है, तो कोई भी डिसीज़ होता है या कुछ, अरे इसके बारे में बता, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, हमें ट्रीटमेंट दे बर तू, ऐसी एक्सपेक्टेशंस उनके पास से आती है। तो वो वैसे अगर एक विचार किया जाए तो ये चरक संहिता का उद्देश्य फुलफिल होता है कि पहले ही ईयर में हम चरक संहिता पढ़ने लगते हैं, या स्टार्टिंग में ही हमें उन्होंने कुछ ना कुछ वो ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है और उसकी ये ट्रीटमेंट है, ऐसा
भेषज चतुष्क में ही बताया दिया है। यवागु के माध्यम से, पेया के माध्यम से। तो ऐसे वे से डिज़ाइन किया है। हमें अगर इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू किए, इंटरेस्ट लेना जब शुरू करेंगे प्रैक्टिकली संहिता है करके, तब हमें फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट एक वीक में ही हमें कुछ ना कुछ बातें ट्रीटमेंट की पता रहनी शुरू हो सकती है। और घर में बैकअप में यानी किसी ने पूछ लिया तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो बता सकेंगे प्राइमरी लेवल का। तो उससे कैसा है कि उनका एक हमारे को देखने के जो नज़रिया है, देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो चरक संहिता ऐसे काम करती है। इसलिए चरक संहिता की कोई भी बातें ये इलॉजिकल नहीं है, सब लॉजिकल है और सब वैल्यूएबल बातें हैं। तो उसी श्रद्धा से उसको पढ़ना है और हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना है। उसमें की बहुत सारी बातें या मोस्ट ऑफ बातें जो क्वेश्चन करके कैसे पढ़ते हैं वो हम आगे में सीखेंगे। और जितना होता है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी नॉलेज मिल रहा है, पर जितना मुझसे होता है उतना प्रैक्टिकल वे से मैं ये संहिता को पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने ये नॉलेज रखने की कोशिश करूँगा। और होप है कि आप मुझे अप्रिसिएट करोगे। तो थैंक यू।